दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं की एक प्रमुख नॉवेल जिसका नाम है द लास्ट लेसन। दोस्तों, यह नॉवेल अल्फेंसो डॉडेट द्वारा लिखा गया था, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। यह कहानी शुरू होती है फ्रेंचो प्रुशियन वार के समय, जो कि 1870 से 1871 तक जारी रहा था और जिसमें फ्रांस को डिफीट मिली प्रुशिया के द्वारा। इस कहानी में एक लड़का है फ्रेंच नाम का। एक्चुअली दोस्तों, यह कहानी जो उसी के द्वारा नैरेट किया गया है। मैं यानी कि फ्रेंच उस सुबह स्कूल के लिए काफी देर से चला और बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हमारे मास्टर जी एम हेमल ने कहा था कि वे उससे पार्टिसिपल पर कुछ प्रश्न करेंगे और मुझे कुछ भी पता नहीं था। पल भर के लिए मुझे ध्यान आया कि दिन भर कहीं समय गुजार लिया जाए। मौसम भी सुहाना था। आरा मिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स अभ्यास भी कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों के अपेक्षा काफी अच्छा था, परंतु मुझमें विरोध करने की क्षमता थी और तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के समीप से गुजरा तो देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी खबरें यहीं से आई थी, जैसे कि हारी लड़ाइयां, कमांडिंग अफसर के आदेश। और मैंने बिना रुके सोचा अब क्या खबर हो सकती है, और वहां से तेजी पकड़ी तो लोहार और वाचर्स जो वहां थे सभी ने कहा, इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे, तुम्हारे स्कूल जाने में अभी काफी समय बचा है। और मैं भागता हुआ एमएमएल के बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था तब शोर होता था, जो कि बाहर गली में सुना जा सकता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाजें, एक सुर में पाठ पढ़ना इत्यादि। परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे कि रविवार की शांति हो। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को पहले ही अपने अपने स्थानों पर तथा एमएमएल को अपने बाह में भयानक लोहे की छड़ी रख चहलकदमी करते हुए देखा। मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना भयभीत और शर्माया था। लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल ने मुझे देखा और दयालुता पूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पाठ आरंभ करने वाले थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और डेस्क पर बैठ गया, और जब तक अपने भय को कम कर पाता मैंने देखा हमारे अध्यापक ने एक सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी, जो कि वे निरीक्षण या पुरस्कार वितरण के समय ही पहना करते थे। इस अजूबा से बड़ा अजूबा यह लगा कि पिछले बेंच, जो हमेशा खाली और वीरान रहती थी, उस पर गांव के लोग जैसे कि ओल्ड हॉजर, अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्टमास्टर और कई और जाने माने लोग चुपचाप बैठे थे। वे सभी काफी उदास थे। ओल्ड हॉजर, जो कि अपना चश्मा ठीक करता हुआ एक किताब अपने घुटने पर खोल रहा था। जब मैं यह सब देखकर हैरान हो रहा था, एमएमएल अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसी गंभीर और कंपन स्वर में बोला, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से संदेश आया है कि अल्सेंस और लॉरेंस के विद्यालय में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाए। नया अध्यापक कल से आ जाएगा। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ें। ये सब सुनकर मेरे लिए वज्रपात से गिर उठे। मैंने सोचा यह वही सूचना थी जो उन्होंने टाउन हॉल में लगा रखी थी। फ्रांसीसी भाषा का मेरा अंतिम सबक। बड़ी मुश्किल से लिखना पढ़ना शुरू किया था। मेरी पुस्तक, जो थोड़ी देर पहले मुसीबत थी, अब पुराने लग रहे थे। एमएमएल भी छोड़कर चले जाने वाले थे, जो पिछले 40 वर्षों से निरंतर सेवा किए जा रहे थे। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मुझे अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई दी। अब व्याख्या करने की बारी मेरी थी। मुझे वह भयानक पार्टिसिपल बिल्कुल भी याद नहीं था, और मैं पहले शब्द पर ही अटक गया और बेंच पकड़कर खड़ा रहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं ऊपर नजर उठाकर कभी नहीं देख सकता था। दोस्तों, मैंने एमएमएल को मुझसे यह कहते सुना कि तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच,
देखो यह अचानक क्या हो गया। प्रतिदिन हम अपने आप को कहते हैं मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल करूंगा या कल सीखूंगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा भी इच्छुक नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे किसी खेत या कारखाने में काम करने को ज्यादा प्राथमिकता दी ताकि थोड़ा धन और प्राप्त किए जा सके। और मैं भी दोषी हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे पाठ याद करने के बजाय अक्सर तुम्हें फूलों में पानी देने को भेजा था। इन सब बातों के बाद एक बात से दूसरी बात तक एमहेमल फ्रांसीसी भाषाओं के बारे में बात करता हुआ यह कहता रहा, यह संसार का सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है। इसके बाद उसने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमें पाठ पढ़ाया। मैं हैरान था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था, कितना आसान लग रहा था जो कुछ उसने पढ़ाया। मैंने कभी इतनी सावधानी से उसकी बातें नहीं सुनी और ना ही उसने कभी धैर्य से कभी हमको समझाया था। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले जो कुछ भी जानता है सब हमें बता देना चाहता है और एक ही बार में सब हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता है। व्याकरण के बाद हमें लिखाई पर पाठ मिला। उस दिन एमहेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी जिस पर सुंदर घुमावदार लिखा गया था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे विद्यालय के कमरों के जगह जगह लहराते हुए झंडों की तरह दिखाई देते थे जो हमारे बेंचों के ऊपर डंडों पर लटके हुए थे। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एमहेमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठकर कभी एक वस्तु को तो कभी दूसरी वस्तु को घूरता हुआ देखा, जैसे कि वह अपने मस्तिष्क में केवल यह निश्चित करना चाहता था कि उस छोटे कमरे में रखी हर वस्तु कैसी लगती थी। 40 वर्षों तक उस स्थान पर रहा जिसकी खिड़की के बाहर उसका बगीचा था और उसके सामने उसकी कक्षा, बिल्कुल पहले की तरह। केवल बेंच और डेस्क घिसकर चिकने हो गए थे। यह सब छोड़कर जाने से और ऊपर कमरे में संदूक को तैयार करती हुई उसकी बहन की आवाज सुनकर उसका दिल अवश्य ही टूट गया होगा, क्योंकि अगले दिन उन्हें यह देश छोड़कर निश्चित ही जाना होगा। परंतु उसमें प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। लेखन पाठ के बाद हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ना था। कमरे के पीछे बैठे ओल्ड हॉजर ने चश्मे को पहना और कंपित स्वर में कहा, आह, मुझे कितनी अच्छी तरह वह अंतिम पाठ याद है। तभी अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए, फिर एंजेलस की घड़ी ने भी। उसी समय पर्शिया वासियों की जो अभ्यास से वापस लौट रहे थे, तुर्की की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एमहेमल भयभीत होकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मेरे मित्रों, उसने कहा, परंतु किसी कारण वह बोल नहीं पाया। तब वह ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ा और चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके जितना बड़ा वह लिख सकता था उसने लिखा, वाइव द फ्रांस। तब वह रुका और दीवार के सहारे अपना सिर टिकाया और बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ को हमारी तरफ संकेत किया। स्कूल समाप्त किया जाता है। आप अब जा सकते हैं। दोस्तों, यही आपका यह नॉवेल समाप्त